पिछले 2-4 हफ्तों में इनकी कई सारी रील्स आपकी फीड में आई होंगी। अलंकार मिश्रा का क्या है? अलंकार मिश्रा तो फिलोसोफर आदमी है। पीछे वर्ड में टांग के धुआं उड़ाते हुए सिंगल टेक में ऐसी बात बोल जाएगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कि आदमी बोल क्या गया। तो रिसेंटली ये वाली रील भी पूरे इंटरनेट पे खूब वायरल हुई थी। विजय कुमार की सोनभद्र से विंबलडन तक पहुंचने की जो कहानी है वो लोगों को इतनी इंस्पायरिंग लगी कि लोग डे 1 वर्सेस 1 डे वाले मीम शेयर करके सेलिब्रेट कर रहे थे। और ऐसा कोई एक दो क्रिएटर नहीं है। पुजारिनी प्रधान के बारे में आपको पता होगा, लाइफ ऑफ पूजा करके इंस्टाग्राम हैंडल है। फेमिनिज्म, बुक्स, वर्ड सिनेमा के बारे में अपने गांव के घर में बैठ के सिंपल कपड़ों में ऐसे पर्सपेक्टिव रख देती हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ऐसे ही तार्किक जगत एक और कंटेंट क्रिएटर है, गाँव से आती हैं, सोशल इश्यूज पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्री करती हैं और ये कहती हैं कि समाज को तार्किक बनाने के लिए ये अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रही हैं। ऐसे भी और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको आजकल हम लोग खूब देख रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स की एक पूरी नई जनरेशन आ गई है जो किसी फैंसी स्टूडियो से नहीं, सीधा गांव देहात से निकल रही है और इंटरनेट इन पे पूरी तरह से फिदा है। मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, फॉलोअर्स रातों रात बढ़े जा रहे हैं। लोग इनकी क्लिप शेयर करके कह रहे हैं कि यार असली कंटेंट तो ये है। लेकिन साथ ही एक दूसरा ग्रुप भी है जो कह रहा है कि आप अलंकार मिश्रा को इसलिए नहीं देख रहे कि उनकी बातों में गहराई है, आप उनको इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यार गांव देहात में रहने वाला ऐसा दिखने वाला आदमी लुई हैमिल्टन से लेकर किम कार्दाशियन पे बात कैसे कर सकता है। Random dude in the jungle who is talking about Lewis Hamilton and doing analysis. Is that not AI? It feels like AI to me. Shift from sitting and smoking BD to now having full on opinions about Lewis Hamilton and Kim Kardashian. ये सब बस एक पॉवर्टी पॉप है और इनके कंटेंट के जरिए बस गरीबी को रोमांटिसाइज किया जा रहा है। इनमें से कुछ लोग इंडस्ट्री इम्प्लांट हैं जिनको पीछे से कोई एजेंसी चला रही है। ऐसे में आखिर कौन सच बोल रहा है? क्या ये लोग जेन्युइनली अच्छा कंटेंट बना रहे हैं या हम सिर्फ नोवेल्टी पे रिएक्ट कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या ये इंटरनेट का बस एक फेज है जो कुछ महीनों में फिजल आउट हो जाएगा या हमारा इंटरनेट कल्चर सच में बदलने जा रहा है? इसीलिए आज की वीडियो में जरा इसी को थोड़ा डिकोड करते हैं। आइए देखते हैं। जब भी आप इन क्रिएटर्स की वीडियो देखते हो आपको हमेशा 2-4 चीजें बड़ी कॉमन मिलेंगी। ये लोग जब कुछ बोलते हैं तो इनकी बातें किसी बुक या कोर्स से नहीं आ रही होती, ये अपनी समझ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आ रही होती हैं। जब लाइफ ऑफ पूजा पैट्रियार्की या किसी सोशल इशू पे बात करती हैं, जैसे आप ये वाली रील देखो। 2 months ago I saw a post where someone called me rickshawalar boo and kajimasi to insult me. After that, everywhere I go, I think about this and wonder how can a grown person think that calling someone kajimasi is an insult? How does their mind work? अब ये किसी फैंसी सेमिनार पे पेला हुआ बुकिश ज्ञान नहीं है। यहाँ उस महिला की बात हो रही है जो खुद एक गांव में रहकर घर संभाल के बच्चे पाल के ये सब कुछ हर दिन जीती है। वैसे इस रील में आपने एक और चीज नोटिस की होगी, पीछे से गाय की आवाज आ रही है। अक्सर इनकी रील में इसी तरह की चीजें होती रहती हैं। इन्हें पॉलिश दिखना या किसी बड़े क्रिएटर को कॉपी करने का कोई प्रेशर नहीं है और ना ही ये लोग उसकी कभी कोशिश करते हैं। अलंकार मिश्रा की लगभग हर एक रील में सेम लाइन से शुरुआत होती है। ना इनको ट्रेंडिंग हुक का पता है, ना इनको वायरल फॉर्मूला चाहिए, जो है जैसे हैं वैसे ही कैमरे के सामने आ जाते हैं। जैसे ये वाला देखो। आज़ादी का क्या है कि आप लोग अपना अपना देख लो भाई। मैं तो स्वच्छंद हूँ बल्कि उच्चृंखल हूँ। उड़ते हैं जो झंझावातों में, पीते हैं वारी प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, इधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं, धरती का शीश जुड़ाते। पेड़ के नीचे बैठ के बीड़ी की तलब लगी हुई है, कैमरा ऑन किया और बना दी रील। लेकिन रील में हल्की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है फ्रीडम के नेचर पे, जिसपे जॉन स्टुअर्ट मिल, रोसू, होब्स जैसे फिलोसोफर ने बुक लिख रखी है। और यही तो मेन पॉइंट है। मतलब ये लोग अक्सर ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो हम अक्सर नहीं सुनते या फिर ऐसा पर्सपेक्टिव दे देते हैं जो इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। फिलोसफी में इसी को एक्सपेक्टेंसी वायलेशन कहते हैं। हमारा दिमाग किसी भी इंसान को देखकर तुरंत एक प्रेडिक्शन बना लेता है कि ये इंसान क्या बोल सकता है और जब कोई उस प्रेडिक्शन को तोड़ देता है हमारा पूरा अटेंशन उस पे अटक जाता है। आप खुद सोच के देखो, एसी स्टूडियो में गेमिंग चेयर पे बैठे किसी पॉडकास्टर से F1 या लुई हैमिल्टन की बात सुनना एक्सपेक्टेड चीज है। स्क्रॉल करते वक्त आप शायद नोटिस भी ना करो, लेकिन वही बात जब गांव के घर के सामने पेड़ के नीचे बैठ के अलंकार मिश्रा जैसे दिखने वाला इंसान से सुनते हो तो दिमाग 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाता है। लगता है कि अरे ये कुछ नया था गुरु। और मैं यहाँ पर अलंकार मिश्रा जैसे दिखने वाले इंसान का जो फ्रेज है वो जानबूझ के यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम कितना भी रट्टा मार लें कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जाकिर खान सही कहता है, अ बुक इज ऑलवेज जज्ड बाय इट्स कवर
और यही समाज की सच्चाई है। सिमिलरली फेमिनिज्म के बारे में किसी कॉलेज के प्रोफेसर या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से सुनना बड़ी कॉमन बात है, लेकिन वही बात जब एक गांव की महिला अपने किचन में गैस पर खाना चढ़ाते हुए बोल दे तो वो फैसिनेशन क्रिएट करती है। एक न्यूनेस है इसमें, एक अनएक्सपेक्टेडनेस है, और इंटरनेट इसी शॉक थेरेपी का भूखा है, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं कि ऐसे लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। सालों से इंटरनेट ने मान ही लिया है कि पॉप कल्चर पे डिस्कशन, इंटेलेक्चुअलिज्म या फिलोसफी सिर्फ बड़े स्टूडियो, क्लासरूम्स और महंगे माइक्स और हाई एंड पॉडकास्ट से आ सकते हैं। इस तरह के कंटेंट पे मानो टियर 1 शहरों ने अपना कॉपीराइट जमा रखा था, लेकिन अब ये नए क्रिएटर्स उस अजम्पशन को तोड़ रहे हैं। एक तरह का जो क्लास बैरियर या इंटरनेट एलिटिज्म चलता था उसको ये लोग ब्रेक कर रहे हैं, और जब भी कोई बैरियर टूटता है कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है। अलंकार मिश्रा की F1 वाली रील जब वायरल हुई थी तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने आ गए थे कि भैया ये जंगल में बैठ के लुई हैमिल्टन की बात कौन कर रहा है, ये आदमी ऐसा क्यों दिखता है, इसके बैकग्राउंड ऐसा क्यों है। इवन यहाँ तक लोग कह रहे थे कि अरे ये तो AI है, कोई बॉट है, रियल आदमी नहीं है, क्योंकि इनको हजम ही नहीं हो रहा था कि इस बंदे से F1 पे इतनी डेप्थ कोई एक्सपेक्ट भी कर लेगा, क्योंकि F1 जैसे टॉपिक पे बात करने का हक सिर्फ एलीट लोगों का है। पुजारी प्रधान के साथ भी सेम ड्रामा हुआ था जब उनके फॉलोअर्स 6 लाख क्रॉस कर गए थे। नेटफ्लिक्स और ऑडिबल जैसे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन आने लगे तो कुछ क्रिएटर्स के मन में थोड़ी सी मिर्ची लग गई, सीने पे सांप लौट गया, खुल के इन्हें कहने लगे कि ये तो इंडस्ट्री इम्प्लांट है। कुछ और क्रिएटर बोलने लगे कि इतनी कंसिस्टेंसी के लिए टाइम और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मतलब पीछे से जरूर कोई बड़ी टीम काम कर रही है, कोई इसको फंड कर रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में एक फॉर्मेट सेट है कि जब मैं बिना मेकअप किए 4 घंटे अपना ड्रेस सेलेक्ट किए बिना कैमरे के सामने नहीं आ सकती हूँ तो ये औरत कैसे कर सकती है, तो फेक होगा। इसके रिस्पॉन्स में पुजारिनी ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हाँ एक एजेंसी है, लेकिन सिर्फ ब्रांड डील करने के लिए। Only 15 to 20 minutes to shoot and edit this video, and it is not something magical, anyone can do that. The first agency I worked with was in November. That agency never helped me shoot, edit or script my videos. It was all me, solely me. क्योंकि शुरुआत में लोग उनका फायदा उठा रहे थे। शूटिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग सब वो खुद करती हैं और ज्यादातर जो वीडियोस हैं वो 15 से 20 मिनट में शूट हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पड़ा मुझे दिखावा क्या करना है, उनको बात यह है कि मुझे बात क्या बोलनी है। अब अगर बॉलीवुड का कोई स्टार अपनी PR टीम रख के पेड प्रमोशन चलवाता है तो वो बढ़िया लगता है। गाँव की एक लड़की से ब्रांड डील्स के लिए किसी एजेंसी के साथ टाई अप कर ले तो वो इंडस्ट्री प्लांट बन जाती है। यही तो है डबल स्टैंडर्ड जिसको ये क्रिएटर्स धता बता रहे हैं। इसके अलावा इस पूरी कहानी में एक दूसरा एंगल ये भी है कि अर्ली यूट्यूब एरा में अच्छा कैमरा, स्टूडियो क्वालिटी, साउंड, शार्प एडिटिंग एक जेन्युइन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ करता था। 2014-15 में अगर आपके पास DSLR था और आपको एडिटिंग आती थी तो आप ऑलरेडी 99% लोगों से आगे थे। प्रोडक्शन क्वालिटी ही अपने आप में कंटेंट थी। लेकिन आज 15,000 के फोन में 4K कैमरा आ जाता है, एडिटिंग के लिए AI के टूल है, फ्री ऐप अवेलेबल है, रेडीमेड टेम्पलेट है, थंबनेल AI बना देता है, स्क्रिप्ट लिख देता है, सबटाइटल ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, मतलब ठीक ठाक प्रोडक्शन क्वालिटी अब एक ऐसी कमोडिटी बन गई है जो हर आदमी के रीच में है। और इसके साइड इफेक्ट ये हो रहे हैं कि सब कुछ एक जैसा दिखने लगा है। आप खुद अपनी फीड स्क्रॉल करके देखो, हर बड़ा क्रिएटर सेम तरीके से बोलता है। पहले 3 सेकंड में हुक आएगा, फिर जंप कट आएंगे, फिर जूम इन होगा, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा और वही उसी तरह के हाथ के जो जेस्चर होंगे वो रहेंगे। एक ही कोचिंग से निकले हुए बच्चों की तरह सब की सब एक जैसी स्क्रिप्ट पे परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। और स्पेशली अब AI के जमाने में ये चीज और ज्यादा ऑब्वियस हो गई। आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे क्रिएटर्स अब ऐसे लाइंस बहुत फ्रीक्वेंटली बोलने लगे हैं कि दिस इज नॉट दिस बट दिस। एग्जाम्पल है A, B and C। 3 तरह के पैटर्न में लोग बात करते हैं जैसे ChatGPT लिखता है। और इसीलिए सोशल मीडिया का कंटेंट अब कंटेंट कम और परफॉर्मेंस ज्यादा लगता है। मैं खुद इसी क्रिएटर कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, इसीलिए अंदर की बात मैं आपको खुल के बता सकता हूँ। आज एक वीडियो के पीछे कितना ऑप्टिमाइजेशन चलता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। थंबनेल और टाइटल के 3 वर्जन टेस्ट होते हैं। टाइटल में कौन सा वर्ड क्लिक करेगा उस पर रिसर्च होती है। पहले 5 सेकंड में कितने कट्स होने चाहिए इसके ट्यूटोरियल बिकते हैं। रिटेंशन ग्राफ देख देख के लोग अपनी पर्सनैलिटी तक बदल डालते हैं और ऑडियंस को अब ये सब महसूस होने लगा है। लोग ऑप्टिमाइजेशन से थक चुके हैं। हर वीडियो में कोई चीज बेचने की, ऑडियंस को रिटेन करने की या मैनिपुलेट करने की जो डेस्परेशन दिखती है ना, उसमें कंटेंट से ऑथेंटिसिटी निकल के दूर भाग जाती है। अब इस सब के सामने आप इन क्रिएटर्स को देखो, ज्यादातर वीडियो सिंगल टेक में होते हैं। ना कोई एस्थेटिक सा बैकग्राउंड रहता है, ना कोई लाइटिंग का सेटअप रहता है, ना कोई जंप कट लगते हैं, ना सिनेमैटिक वाला कोई फील आता है। पीछे से गाय भैंस की आवाज आती है, बैकग्राउंड में प्लास्टर घिसे हुए दीवार दिख रही होती है। कभी कभी चलते वीडियो में पीछे से घर वाले की आवाज आ जाती है या फिर कोई बुला लेता है। ये लोग परफॉर्म करते नहीं दिखते, ये बस अपनी बात रख रहे हैं। और ये जो इम्परफेक्शन है ना, वो ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बन जाती है। जो चीजें स्क्रिप्टेड नहीं लगती हैं उस पे लोगों को भरोसा और जल्दी होता है। तो बेसिकली पिछले 10 सालों में स्कार्सिटी शिफ्ट हो गई है। पहले गुड प्रोडक्शन बहुत रेयर थी तो उसकी वैल्यू थी। आज गुड प्रोडक्शन हर जगह हो गई है, इसलिए ओरिजिनल पर्सपेक्टिव बड़े रेयर हो गए हैं।
जो एक्सपीरियंस आपने अपनी जिंदगी में जिया है, आपका जो यूनिक नॉलेज है, आपकी जो नेचुरल केयर फ्री डिलीवरी है, आपके जो ओरिजिनल थॉट्स हैं, यही आज की असली करेंसी है। और ये जो नए वाले क्रिएटर हैं वो इसी को शोकेस कर रहे हैं। ऐसे में एक आखिरी सवाल ये आ जाता है कि क्या अब सच में हमारा इंटरनेट कल्चर बदल रहा है, या फिर ये सब एक फेज है जो धीरे धीरे फिजल आउट हो जाएगा और इंटरनेट वापस से एलीट लोगों के कब्जे में चला जाएगा। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट साइकिल्स कोई नई चीज नहीं है। एक जमाना था जब ब्लॉगिंग सब कुछ हुआ करती थी, लोग अपने ब्लॉग बनाते थे। फिर डीएसएलआर सिनेमा एरा आया तो हर आदमी वीडियो शॉर्ट फिल्म जैसे बनाने लगा। फिर डेली ब्लॉग्स आने लग गए और फिर हर बंदा सुबह उठ के हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे आई एम हियर गाइस ये करने लगा। फिर अभी कुछ दिन पहले सबको पॉडकास्टर बनना था तो लोगों ने 2 कुर्सी और माइक लगा के दुनिया भर की हर चीजों में अपना ज्ञान फैला डाला। हर साइकिल में एक फॉर्मेट एक्सप्लोड करता है, फिर वो सैचुरेट हो जाता है और फिर अगली साइकिल शुरू हो जाती है। इस पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो इन क्रिएटर्स का राइज इस अगली वाली साइकिल का पार्ट है। इंस्टाग्राम पे आज एक अलंकार मिश्रा है इसलिए सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कल को अगर हर दूसरी रील उसी तरह से आने लगी तो लोग देखना बंद कर देंगे, शायद एक नई साइकिल शुरू हो जाएगी। और ये होगा धीरे धीरे, ऐसे और भी नए क्रिएटर्स आते जाएंगे और कैपिटलिज्म इन लोगों की रॉ ऑथेंटिसिटी को पैकेज करने की पूरी कोशिश करेगा, बल्कि कर भी रहा है। ब्रांड्स ऑलरेडी इनको नोटिस कर चुके हैं, एजेंसीज इस गेम में एंटर हो चुकी हैं। विजय कुमार की प्रोफाइल पे जाके देखो, वहाँ ऑलरेडी एक मीडिया एजेंसी का नाम लिखा हुआ मिलेगा जो इन्हें मैनेज करती है। पुजारिनी के पास ब्रांड डील के लिए एक एजेंसी है, मैनेजमेंट आ चुकी है और ऑप्टिमाइजेशन शुरू हो चुका है। स्पॉन्सरशिप जो है वो लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं और मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानता। इन लोगों को पैसा तो मिलना चाहिए, इनकी मेहनत का पूरा हक बनता है। ये जो क्रिएटर्स हैं इनके लिए जो सोशल मीडिया की इनकम है वो इनकी जिंदगी बदल सकती है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली भी काफी अच्छा लगता है जब मैं ऐसे क्रिएटर्स को अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम करते हुए देखता हूँ। दिक्कत पैसे में नहीं है, दिक्कत उस मशीनरी में है जो पैसे के साथ आती है। क्योंकि इससे होता क्या है ना कि जिस वजह से लोग इनसे रिलेट करते थे या उनका कंटेंट देखते थे, वही चीज धीरे धीरे गायब होने लगती है। और जिस दिन इनकी ऑथेंटिसिटी मैन्युफैक्चर्ड लगने लगी, उस दिन इनकी पूरी अपील खत्म हो जाएगी। इसलिए इनमें से कुछ क्रिएटर्स तो इस ट्रांजिशन को सर्वाइव कर लेंगे, अपनी असली आवाज को बचा के रख पाएंगे, जैसे पुजारिनी प्रधान ने किया है। लेकिन कुछ क्रिएटर उसी मशीनरी का हिस्सा बन जाएंगे जिसके ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये वायरल हुए थे। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, डॉली चाय वाला, पुनीत सुपरस्टार, बाबा का ढाबा, इन सब के साथ ये साइकिल रिपीट हो चुकी है। लेकिन ओवरऑल देखो तो जो हो रहा है इंटरनेट के लिए बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं इंटरनेट का डेमोक्रेटाइजेशन, और ये होना ही चाहिए। इसका एक वर्जन हम टिकटॉक में भी देख चुके हैं, मगर जब टिकटॉक में चीजें हो रही थी तो वहां पर गांव से आने वाले लोग वही कर रहे थे जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे, तो उसको क्रिंज बोल के लोगों ने इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन जब अब इंस्टाग्राम पर अलंकार मिश्रा और पुजारिनी प्रधान जैसे क्रिएटर्स आ रहे हैं तो ये वो कर रहे हैं जो लोग इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तो अब दिक्कत एलीट लोगों की ये हो गई है कि साला इसको तो हम क्रिंज भी नहीं बोल सकते, तो बढ़िया बातें कर रहा है, मेरे से अच्छी बातें कर रहा है, मेरे से कम टाइम में रील बना दे रहा है, तो मैं इसे कैसे प्रूव करूं कि ये बंदा इंडस्ट्री इम्प्लांट है, ये रियल हो ही नहीं सकता। मतलब इनका दिमाग फट चुका है कि ये सब कुछ कैसे हो जा रहा है और मेरे हाथ से जो बागडोर थी कहीं खिसकती तो नहीं जा रही है। और ये जो डर है ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भारत कभी भी सिर्फ मेट्रो सिटीज की कहानी नहीं थी। 140 करोड़ लोगों के देश में, हर गांव में, हर गली में, हर किचन में एक कहानी बैठी थी, बस अब जाके उसको इंटरनेट पे फटने का मौका मिला है।